सीधा शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 1999 दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं। जगह है कंधार, अफगानिस्तान। उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और खौफनाक जगहों में से एक। चारों तरफ तालिबान का कड़ा पहरा है। तभी वहां एक छोटा सा भारतीय विमान लैंड करता है। दरवाज़ा खुलता है और एक भारतीय अधिकारी बिल्कुल अकेले बाहर आते हैं। कोई फौज नहीं, कोई बैकअप नहीं। उनके इर्द गिर्द हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके हैं, टैंक हैं, और ठीक उनके पीछे खड़ा है वो हाईजैक हुआ प्लेन जिसने पूरे देश की सांसें अटका रखी हैं। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसने आने वाले कई दशकों की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे। 176 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। उस प्लेन के अंदर पिछले 3 दिनों से 176 आम इंसान फंसे हुए थे। जरा सोचकर देखिए, एक छोटे से मेटल ट्यूब के अंदर जहां हर पल मौत का डर सता रहा हो। ये कोई आम क्राइसिस नहीं था। 176 लोगों की जिंदगी बस एक कच्चे धागे से लटकी हुई थी और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। और उस खतरनाक जमीन पर जो अकेले भारतीय अधिकारी उतरे थे ना, वो थे अजीत डोभाल, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर थे। वो एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां भारत का कोई दोस्त नहीं था। उनके पास कोई मिलिट्री बैकअप नहीं था। उनका बस एक ही मिशन था, कैसे भी करके बातचीत से उन 176 लोगों को जिंदा वापस लाना। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 24 दिसंबर 1999 की वो फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ हुए अभी मुश्किल से 35 मिनट ही हुए थे कि हाईजैकर्स ने अपनी क्रूरता का ट्रेलर दिखा दिया। रूपन कटियाल नाम के एक पैसेंजर जो अभी-अभी अपने हनीमून से वापस लौट रहे थे, उन्होंने जब थोड़ा सा भी विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें वहीं चाकुओं से गोद दिया गया। इस एक खौफनाक घटना ने प्लेन में चीख पुकार मचा दी। मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये हाईजैकर्स मजाक नहीं कर रहे हैं, उनके इरादे बेहद जानलेवा हैं। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इस फ्लाइट का रूट। काठमांडू से टेक ऑफ के बाद ये प्लेन भारत में ही उतरा था, अमृतसर में। और 1-2 मिनट के लिए नहीं, पूरे 40 मिनट तक प्लेन भारत की जमीन पर था। कमांडोज बिल्कुल तैयार थे, रनवे को आसानी से ब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन ऊपर से कोई आदेश ही नहीं आया और वो प्लेन भारत की नाक के नीचे से उड़ गया। वहां से लाहौर, फिर दुबई, मस्कट होते हुए अंत में पहुंचा कंधार। वो 40 मिनट एक ऐसा मौका था जो हाथ से फिसल गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। खैर, अब वापस चलते हैं कंधार के उस तनाव भरे माहौल में जहां हथियारों की लड़ाई अब पूरी तरह से दिमाग की जंग में बदल चुकी थी। डोभाल ने इस नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति को कैसे हैंडल किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। एक छोटे से कमरे में नेगोशिएशन चल रहा था। हाईजैकर्स ने शुरुआत में क्या मांग रखी? $200 मिलियन कैश और 36 आतंकवादियों की रिहाई। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? अब डोभाल की रणनीति देखिए। उन्होंने जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचना शुरू किया। बिना किसी घबराहट के, बिल्कुल शांत आवाज में वो एक-एक पॉइंट पर घंटों बहस करते। मकसद था हाईजैकर्स को मानसिक रूप से थकाना, उन्हें ये फील कराना कि उनके पास वक्त ही वक्त है। और इस शानदार माइंड गेम का असर देखिए। 36 आतंकवादियों की मांग धीरे धीरे कम होते होते सिर्फ 3 आतंकवादियों पर आ गई। लेकिन इस कहानी में 2 बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ चल रही थीं। एक तरफ था कांधार, एकदम सुनसान, अलग थलग, जहां डोभाल बहुत ही ठंडे दिमाग से समय खींच रहे थे। और दूसरी तरफ थी नई दिल्ली, जो एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह थी। टीवी पर लगातार खबरें चल रही थीं, घबराए हुए परिवार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, हर ब्रेकिंग न्यूज के साथ लोग टूट रहे थे। और सबसे डरावनी बात क्या थी? आईएसआई ये सारी मीडिया अपडेट्स सीधा हाईजैकर्स तक पहुंचा रही थी। हाईजैकर्स को अच्छी तरह पता था कि दिल्ली पर कितना भयंकर दबाव है और वो इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी का पूरा फायदा उठा रहे थे। अब उस 31 दिसंबर की रात दिल्ली में बैठे लोगों पर क्या बीत रही होगी, जरा सोच कर देखिए। 75 साल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कैसी दुविधा रही होगी। एक तरफ 176 मासूमों की जान थी, जिन्हें बचाने का मतलब था आतंकियों की ब्लैकमेलिंग के सामने घुटने टेकना, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि इस देश को ब्लैकमेल किया जा सकता है। और दूसरा रास्ता था नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता न करना, लेकिन उसकी भारी कीमत उन 176 नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। एक तरह से आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। देश चलाने वालों के लिए शायद इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं होती, जब ताकत तो पूरी हो लेकिन कोई सही रास्ता न बचे। काफी लंबे और भारी मंथन के बाद कैबिनेट ने वो मुश्किल फैसला ले ही लिया। एक लंबी चुप्पी के बाद आवाज आई,
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, उन 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। वो 3 नाम थे मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। सरकार अच्छी तरह जानती थी कि ये कितने खतरनाक हैं, लेकिन उस रात 176 जिंदगियों का वजन हर दूसरे तर्क पर भारी पड़ गया। अब देखते हैं कि इस फैसले की आने वाले वक्त में क्या कीमत चुकानी पड़ी। 1 जनवरी 2000, 176 थके हुए सहमे हुए यात्री आखिरकार आजाद तो हो गए, लेकिन जब वो प्लेन से बाहर आए ना, तो वहां कोई जश्न नहीं था, बस एक अजीब सी सुन कर देने वाली खामोशी थी। 7 दिनों तक मौत के साये में रहने के बाद इंसान शायद अंदर से टूट जाता है। डोभाल ने भी बाद में इस बात पर गहरा दुख जताया था कि एक नागरिक के नाते ये मलाल हमेशा रहेगा कि हम अमृतसर में ही उस प्लेन को रोक क्यों नहीं पाए। तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? जिस मसूद अजहर को कंधार में रिहा किया गया था ना, उसने सिर्फ 2 महीने के अंदर जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन खड़ा कर दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2016 में उरी का हमला जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए, और 2019 का पुलवामा हमला जिसने 40 सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली। ये सब उसी एक रात और उसी एक फैसले से जुड़े हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक चूके हुए मौके की असल कीमत क्या होती है? अगर अमृतसर में वो एक आदेश दे दिया गया होता तो शायद आज इतिहास के पन्ने कुछ और ही होते। बंद कमरों में जो फैसले लिए जाते हैं ना, उनका असर कई बार आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय लिए गए एक एक फैसले का वजन कितना भारी होता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं